स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 एफएम से मैं हूँ आपके साथ आरजे याशी। और कार्यक्रम शुरू हो गया है सेहत सही लाभ कई। जी हाँ, एक ऐसा शो जिसमें आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी ढेर सारी जानकारी मिलती है। आज हम आपको एक ऐसे ही विषय के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो बहुत गंभीर है, लेकिन उससे निजात पाया जा सकता है। वो क्या विषय है, आइए इस पर बात करते हैं। दोस्तों, क्या आयुर्वेद की एक विशेष थेरेपी बिना सर्जरी के इनफर्टिलिटी जैसी जटिल समस्या को खत्म कर सकती है? आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं, जिसकी विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मंगलायतन हॉस्पिटल की कंसल्टेंट जो कि गायनिक ऑब्स से स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर पायल शर्मा। जिनका इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करना चाहूंगी। मैम नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम, आज इस सेहत सही लाभकारी में हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कि है इनफर्टिलिटी। लेकिन आप आयुर्वेद से लंबे समय से जुड़ी हैं। मैम, सबसे पहले हम अपने श्रोताओं के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर उत्तर बस्ती होती क्या है और सामान्य रूप से ये कैसे अलग है, उस सब के बारे में बताएं। उत्तरबस्ती एक आयुर्वेदिक प्रोसीजर होता है जिसमें हम मेडिकेटेड अपना स्टरलाइज करके जो मेडिसिन होता है, हमारा घी होता है मेडिकेटेड या फिर ऑयल अगर हम यूज करते हैं तो उसको हम इंट्रायूट्राइन वे मतलब पाथ में हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं एक्चुअली। तो उसको हम बोलते हैं उत्तर बस्ती। और जो बाकी बस्ती होती है एनिमल आपने सुना होगा, वो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि वो रेक्टल रूट में दिया जाता है और ये दिया जाता है इंट्रायूट्राइन रूट में। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। मैम, क्या इस उत्तर बस्ती से महिला और पुरुष दोनों की इनफर्टिलिटी का इलाज संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों में प्रभावशाली है? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेल और फीमेल दोनों को दिया जा सकता है। डिपेंड करता है कि इसमें अपना डायग्नोसिस कुछ बन रहा है। अगर फीमेल बिल्कुल ठीक है तो फिर अगर मेल में डायग्नोसिस आ रहा है कोई या फिर स्पर्म काउंट लो है या सेल्स आ रहे हैं उसके, तो हम मेल को दे सकते हैं। अगर फीमेल में डायग्नोसिस आ रहा है कि उसको ट्यूबल ब्लॉकेज है या पीसीओडी की वजह से नहीं हो पा रहा है, फाइब्रॉइड्स है या मतलब अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, तो हम फीमेल को भी दे सकते हैं। इसमें दोनों को दिया जाता है। वही ये भी बताइए कि किन किन प्रकार की फर्टिलिटी में उत्तर बस्ती सबसे ज्यादा प्रभावशाली देखी गई है? ट्यूबल ब्लॉकेज सबसे कॉमन चीज है। ट्यूबल ब्लॉकेज वहाँ पे जैसे होता है कि पेशेंट आईयूआई के लिए जा रहा है, आईवीएफ के लिए जा रहा है, तो वहाँ पे भी एक कॉज आ जाता है बीच में कि ट्यूब ब्लॉक से आप। तो ट्यूब्स को ओपन करने के लिए सबसे ज्यादा बेटर वे उत्तरबस्ती होता है। वो पूरा ब्लॉकेज खोल देता है, उसके बाद आप आराम से कंसीव हो जाता है। या फिर दूसरा कारण आता है हमारा अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, बिना कारण के रिपोर्ट्स ठीक है, हस्बैंड की भी ठीक है, बिल्कुल वाइफ की भी रिपोर्ट एकदम ठीक है, पर किसी कारणवश कंसीव ही नहीं हो रहा है। तो अपान वायु की जो दृष्टि होती है उसको पूरा मैनेज करता है पूरा उत्तर बस्ती। ओके, वही मैं ये भी जानना चाहूंगी हमारे श्रोताओं के लिए कि ये जो उत्तर बस्ती होती है इसका सही समय क्या होता है, इसकी पूरी प्रक्रिया किस तरह की होती है? क्या प्रक्रिया के दौरान किसी तरह का दर्द महसूस होता है या फिर इसमें कितने सेशंस होते हैं, इसका रिजल्ट कब तक देखने को मिलता है, ये सब? जब मेंसेस का लास्ट डे होता है उसके नेक्स्ट डे हम पेशेंट को बुला सकते हैं अपने पास फॉर 3 days या 5 days के लिए, एंड फॉर 3 cycles या 6 cycles डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी। या डिपेंड करता है उसको किस तरह का इशू आ रहा है, तो उसके भी यहाँ पे हम साइकिल्स और वो शेडिंग डिपेंड करता है वो। दूसरी बात ये कि पेनफुल नहीं होता है ये, माइल्ड डिस्कम्फर्ट रह सकता है पेशेंट को करते वक्त, उसके बाद कोई पेन या डिस्कम्फर्ट ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई ब्लीडिंग नहीं होता है, कोई पेन नहीं, कोई ट्रॉमा नहीं, कोई मेंटल एग्जॉस्शन नहीं, कुछ भी नहीं होता है। पेशेंट नॉर्मल आधे घंटे के बाद घर वापस जा सकता है। सेशन डिपेंड करता है कि सिवियरिटी के ऊपर। 3 मेंसेस खत्म होने के बाद जैसे 3 दिन के लिए बुला लेते हैं, तो वो 3 cycles का मतलब है कि हर महीने में जब पीरियड खत्म हो जाएंगे तो उसके अगले दिन से आपको 3 महीने 3 दिन आना होता है। रिजल्ट का ये रहता है कि हमारा यूपीटी पॉजिटिव ही आता है उसके बाद तो वो सही रहता है। अगर पेशेंट से पीसीओडी का ट्रीटमेंट चाह रहा है या एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो थिन है उसको बढ़वाना चाह रहा है, या आईवीएफ या आईयूआईएस के बाद फेल हो चुके हैं, वो उसकी प्रोग्नोसिस बढ़वाना चाह रहा है कि हमारे रिजल्ट इम्प्रूव होके आए आईयूआईएफ के थ्रू, आईवीएफ के थ्रू, तो उसके लिए भी वो लाइनिंग जो है वो बढ़ जाता है, कंसीव हो जाता है, तो कोई इशू नहीं आता है इसमें। जी मैम, वही जिस तरह हमने मेडिसिन इंटेक करते हैं और उसकी कभी कभी साइड इफेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, तो क्या उत्तर बस्ती के भी अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं? और अगर हाँ, तो किन लोगों को ये उत्तर बस्ती कभी नहीं कराना चाहिए और बिल्कुल इससे दूर रहना चाहिए? अगर स्टरलाइज नहीं होगा प्रॉपर मेडिसिन या इंस्ट्रूमेंट या प्रोसीजर हो हमारा, तो इन्फेक्शन सेप्सिस किसी को भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना होता है मेन तो स्टरलाइजेशन, क्योंकि वो इंट्रा यूट्राइन पाथ में जाती है, तो हमें प्रॉपर तो स्टरलाइजेशन मेंटेन करना है। दूसरा जिनको नहीं देना चाहिए तो मेंस्ट्रुअल फेज, अगर पीरियड चल रहा है पेशेंट का, तो ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि हाँ यूट्रस का माउथ थोड़ा सा ओपन है तो हम उसमें बीच में ही कर दें, तो वो फिर
जो है, जो हमारा पीरियड्स का ब्लड है वो पूरा एंडोमेट्रियोसिस में आगे कॉज कर सकता है। तो आप कोशिश करें कि उस बीच में ना करें, और पीरियड होने खत्म होने के बाद भी आप उसको बुलाएं। और अगर आपको लग रहा है कि पीरियड मिस हो गया है पेशेंट का, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला फेज चल रहा है क्योंकि पेशेंट ने पहले उत्तरबस्ती ले चुका है, तो फिर आपको वेट करना चाहिए, एक बार कंक्लूड करना चाहिए कि यूटीटी पॉजिटिव नहीं है, तो फिर हम बीटा एचसीजी करवाएं या फिर अल्ट्रासाउंड करवाएं। एक बार कंफर्म करने के बाद ही आपको दोबारा से करना है। ऐसा नहीं कि एक साइकिल हो गया, दूसरा साइकिल फिर से 1 महीने बाद आप रिपीट करवा दें। तो पहले कंफर्मेटरी होना जरूरी है कि हमें करवाना है कि नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करवाना चाहिए। अगर आपको पेल्विक इन्फ्लेमेशन है, वाइड डिस्चार्ज की समस्या बहुत ज्यादा है, पेन रहता है नीचे, थोड़ा सा रुक के करवाना चाहिए। जी मैम, वही ये भी बताएं कि क्या उत्तरबस्ती करवाने के बाद या उसके दौरान आयुर्वेदिक दवाइयाँ, खान पीन में यानी हमारी डाइट और लाइफस्टाइल, इन सब पे भी प्रभाव पड़ता है? ये भी हमको बदलना जरूरी होता है? बिल्कुल बिल्कुल, आयुर्वेदा के हिसाब से हमें प्रॉपर अपना डाइट को मेंटेन करना है, लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है, और अपना जो मेडिसिन है वो रेगुलर टाइम पे लेना है, जैसे हम प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उस हिसाब से वो मैनेज आपको करना पड़ेगा। डाइट में आपको ये रहता है कि जंक फूड वगैरह नहीं खाना, पैकेट फूड नहीं खाना, कुछ भी पैकेज आइटम लेना ही नहीं है। और एक्सेस ऑफ सॉल्ट है, एक्सेस ऑफ लिक्विड, ये हो गया अपना शुगर हो गया, तो ये अवॉइड करना है। उसके बाद ऐसी चीजें नहीं खानी जिनसे आपको गैस बनती हो ज्यादा, जैसे चने छोले राजमा कढ़ी ब्रेड मैदा, ये सब चिप्स वगैरह, ये सब अवॉइड करना है। बिस्किट सबसे ज्यादा कॉमनली खाया जाता है, उसका सबसे ज्यादा मैदा कंटेन करता है, तो वो आपको सही खाना है। उसके बाद जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आप रात को 11-12 बजे सो रहे हो, सुबह उठ रहे हो 8-9 बजे, तो वो थोड़ा सा लाइफस्टाइल के अंदर चला जाता है। थोड़ा सा अपना पेल्विक एरिया जो है उसमें आपको इस तरह से योगासन वगैरह करते हैं कि आपको जो पेल्विक पार्ट है वो पूरा उसको मूव कर पाओ इजीली, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ बढ़ना चाहिए। बिलो द नेवल आपको एक्सरसाइज वगैरह इस तरह से करवानी है बॉडी से कि वो सर्कुलेशन। ओके मैम, वही मैं कुछ 3 से 4 डिसीज के बारे में जानना चाहूंगी कि क्या उत्तरबस्ती उसमें लाभदायक है या नहीं, जैसे पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस, फैलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉकेज होना या लो स्पर्म काउंट। क्या इन सब में भी उत्तरबस्ती उतनी ही लाभदायक होती है या कम चांसेस होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पीसीओडी, फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस और ये हमारा ट्यूबल ब्लॉकेज और लो स्पर्म काउंट, में सब में ही हम इंडिकेशंस हैं उत्तरबस्ती करने के। बस आपको पेशेंट को मेडिसिन फॉलो करना है रेगुलर बेसिस पे, उसको फॉलो अप देने के रेगुलर बेसिस पे, और अपना प्रोसीजर के लिए आपको रेगुलर आना है। डाइट वाला पार्ट पेशेंट के हाथ में रहता है टोटली, तो उसको थोड़ा सा डाइट इम्प्रूव करवा के ही चलना है। थोड़ा जैसे अपने उसको ड्राई फ्रूट्स दे दिया सोक करवा के, जूसेस दे दिया घर में बना हुआ, कुछ भी पैकेज वाला आइटम नहीं देना है। इस तरह से डाइट आपको मैनेज करना है। जी मैम, वही ना हम कुछ टेस्ट की बात करते हैं जब हम उत्तरबस्ती कराने जाते हैं, क्या उससे पहले हमें कुछ टेस्ट का भी ख्याल रखना चाहिए, कुछ टेस्ट करवाने चाहिए डॉक्टर की सलाह पे, और अगर हाँ तो किस तरह के टेस्ट होते हैं? बिल्कुल, क्योंकि उसके बिहाफ पे ही हम डायग्नोसिस बना पाएंगे, तो टेस्ट तो बहुत जरूरी है। जैसे हम एचएसजी करवाते हैं, हिस्टोसेल्फिंजोग्राफी, तो हमें ये देखना है कि ट्यूब्स ब्लॉकेज नहीं है, अगर है तो कौन से पार्ट में है, फिब्रिल में है या कौन से पार्ट में है, तो वो हमें देखना होता है फीमेल के लिए। फिर हम कराते हैं उसका एचबी, बीटीसीटी, वायरल मार्कर्स करवाते हैं पेशेंट के, फीमेल के, और एक्सरे भी करवा सकते हैं पेल्विक का, अगर पेशेंट को पहले कभी टीबी का हिस्ट्री रहा है तो। मेल के लिए तो एचएसए करवाते हैं, हस्बैंड सीमन एनालिसिस, तो वो हमें मतलब देखना पड़ता है कि उसमें बस सेल्स कितना आ रहा है, मॉर्फोलॉजी कैसा है स्पर्म का, बनावट में कमी तो नहीं, क्योंकि बनावट तो कभी ठीक नहीं हो सकती है, अगर बस सेल्स है या काउंट कम है तो उसको आप बढ़ा सकते हो। वही मैम, जो दंपति आज भी परेशान है कि उनको बेबी नहीं हो रहा है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी समस्याएं जो सोशल प्रेशर्स होते हैं माइंड पर, मेंटल स्ट्रेस होता है, सबसे पहले आप क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए इस सबको खत्म करने के लिए? खुद को मेंटली कैसे प्रिपेयर करें? दूसरा, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि आयुर्वेदिक में क्या ये सब ट्रीटमेंट इतने पॉसिबल हैं कि आप उस पर पूरी तरह विश्वास करके उसमें आगे बढ़ सकते हैं? दोनों के बारे। बिल्कुल, कोई भी प्रोसीजर जो है हम जो परफॉर्म करते हैं, आयुर्वेद हो चाहे अपना मॉडर्न साइंस हो, उसमें 100% एश्योरिटी कभी भी नहीं होती है। और अगर कोई देता है तो मुझे लगता है शायद वो सही नहीं होता है। 99% आप एश्योर कर सकते हो, तो मैं भी इस तरह से कह सकती हूँ कि 90 to 99% हम उत्तरबस्ती से हमें रिजल्ट्स देखे गए हैं। हम जो करते हैं उत्तरबस्ती, वो मतलब ये है कि हाँ, रिजल्ट्स आ जाते हैं उससे। अगर पेशेंट फॉलो नहीं कर रहा है, डाइट फॉलो नहीं कर रहा है, मेडिसिन नहीं ले रहा है, रेगुलर फॉलोअप्स में नहीं है पेशेंट, तो फिर चांसेस रहता है कि वो कम ही होते हैं। हाँ, अगर आपको आईवीएफ आईयूआई ही करवाना है और आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा प्रोग्नोसिस बढ़ जाए, चांसेस और बढ़ जाए, तो आप उसके लिए भी उत्तरबस्ती ले सकते हैं। रही बात मेंटल स्ट्रेस की, तो वो थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हैं, योगा मेडिटेशन ये सब करके। कुछ मेडिसिन आती हैं, अपना अपने तो शिरोधारा करवा सकते हैं, पंचकर्मा के थ्रू भी आप जो है स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। साथ साथ आप उत्तरबस्ती लें, और अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप आईवीएफ आईयूआई भी करवा सकते हैं।
दोस्तों, आज आपने देखा डॉक्टर पायल शर्मा ने कितनी अच्छी सलाह दी कि आपको सबसे पहले विश्वास रखना होगा। बच्चे की किलकारियां क्या होती हैं और किस तरह के उससे इमोशंस जुड़े होते हैं वो हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर आप भी अपने जीवन में उन किलकारियों को लाना चाहते हैं, साथ ही अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इनफर्टिलिटी की समस्या उसमें आपको बाधा नहीं आएगी, क्योंकि आज आयुर्वेदिक में भी इसका ट्रीटमेंट है और शायद बहुत पहले से है, बस हमें समझ में अब आने लगा है। फिलहाल मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी डॉक्टर पायल शर्मा का, जिन्होंने सेहत से ही लाभ गए के इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया, हमें इनफर्टिलिटी के बारे में बताया कि कैसे आयुर्वेदिक में भी इसका इलाज है और कैसे हम इसमें आगे बढ़कर अपने परिवार को बढ़ा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पायल शर्मा मैम इस सब के लिए कि आपने हमारा साथ दिया और इतना अच्छा ज्ञान। थैंक यू सो मच। के साथ दोस्तों, अब मेरा वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए विषय के साथ, एक नए डॉक्टर के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दीजिए इजाजत और बने रहे रेडियो नारद। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्टे ट्यून्ड।